नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, शिक्षा सात विषय से संबंधित संपूर्ण सिलेबस को इस YouTube चैनल पर कवर किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हम लोग दो दिशाओं पर काम करते हुए आगे चल रहे हैं। एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं और साथ के साथ कंटेंट भी हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप ये प्रयास आपको आपके तैयारी में सहायता दे रहा होगा। अगर ऐसा कुछ है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और विश्वास के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके सिलेबस का कंप्लीट पार्ट मतलब जो भी पूरा सिलेबस है वो पूरे का पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर किया जाएगा और साथ में हम लोग इसके संबंधित प्रश्नों को भी हल करते रहेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी श्रृंखला से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया जाता है। चलिए, आज का पहला हमारा क्वेश्चन हम लोग अपने कंटेंट में शुरू करते हैं, अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा गया है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भारत का कौन सा ऐसा घोषणा पत्र है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि वुड के घोषणा पत्र को 1854 वुड के घोषणा पत्र को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसमें कहाँ है वुड, तो ऊपर बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वुड का घोषणा पत्र को ही भारत की शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अच्छी परिभाषा है, किसने दी है, तो ये परिभाषा आपकी स्किनर महोदय की है। किसकी है, स्किनर महोदय की ये परिभाषा है, प्रचलित परिभाषा है। ध्यान रखिए कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो बर्नार्ड स्किनर साहब हैं यहाँ पर हमारे पास और नन महोदय, ठीक है। तो इस परिभाषा को आप लोग ध्यान रखिएगा, समस्या समाधान से संबंधित स्किनर की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसका मैं जुगाड़ बताऊं, चलो ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेते, चलो छोड़ो हटाओ रहने दो। अगला, जनसंचार के साधन शिक्षा के प्रसार में क्या होते हैं। जनसंचार के जो साधन है, मास कम्युनिकेशन जो एक माध्यम है एजुकेशन को प्रोवाइड करने का, वो क्या है, वो एक बाधक है क्योंकि इससे ध्यान बढ़ता है, सहायक होता है कि उसे इसको पाठ को समझने में सहयोग उपयोगी होता है। जनसंचार के साधन का शैक्षिक महत्व नहीं है और जनसंचार किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपका जाहिर सी बात है, सामने दिख रहा है कि जनसंचार जो है शिक्षा के प्रसार में सहायक होते हैं क्योंकि इससे हमें पाठ को समझने में सहायता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार क्या है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार क्या है, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास। तो प्रश्न को देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका होगा, समाज में दोनों व्यक्ति हैं, व्यक्ति है और व्यक्ति से संबंधित लोग हैं, तो इन सभी का सर्वांगीण विकास हो सके, इस उद्देश्य को हम ध्यान में रखकर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मापन नहीं होता है। मापन होता है, कैसा होता है, तो मापन क्या है, मापन किसे कहते हैं, योग्यताओं, किसी नियमों के आधार पर योग्यताओं व विशेषताओं को क्या करना है, योग्यताओं और विशेषताओं को क्या करना है, अंकात्मक मान प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, अंकात्मक मान प्रदान करना है, ठीक। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। ये कहाँ से ली गई है, ये उठाया हम लोगों ने फिजिक्स से, ठीक, और फिजिक्स से इसको हम यहाँ से लेकर के आए हैं और अपनी शिक्षा की प्रक्रिया में इसको हमने सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। और शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित करके हमने किसकी योग्यताओं और विशेषताओं को अंकात्मक मान दिया है, तो हमारे पास कौन है, हमारे पास तीन ही आदमी है, ठीक है। या तो एक टीचर है और फिर क्या है, स्टूडेंट है, और फिर क्या है, हमारे पास पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ठीक है। तो इन सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास कौन है, वो स्टूडेंट है,
वो कौन है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट की योग्यता और क्षमता को या विशेषताओं को हम क्या करते हैं? अंकात्मक मान प्रदान करते हैं। अब कौन सी योग्यता? जैसे उसको हिंदी कितनी आती है, उसको इंग्लिश कितनी आती है, उसकी तार्किक क्षमता कितनी अच्छी है यानी मैथ, उसकी वैज्ञानिक क्षमता कितनी अच्छी है यानी साइंस, ठीक है, तो साहित्यिक क्षमता कितनी है यानी हिंदी। तो इन सभी योग्यताओं को हम क्या करते हैं? अंकात्मक मान प्रदान कर देते हैं। मार्कशीट में अगर हम किसी की देखते हैं कि 100 में से उसको 90 मार्क्स मिले हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम इस आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ, ये बात हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हो सकती है कि इस व्यक्ति की हिंदी कैसी होगी, इसकी इंग्लिश कैसी होगी, मैथ कैसी होगी, साइंस कितनी होगी। और अगर हम कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कितनी अच्छी, बहुत अच्छी का मतलब क्या होता है? कोई पैमाना नहीं है। ऐसे हम अंकात्मक मान प्रदान कर देंगे तो हमारी चीजें और अधिक वैज्ञानिक साइंटिफिक वे होगा। तो मापन क्या नहीं है? तो मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक कम, गुणात्मक अधिक। तो ये गुणात्मक नहीं होता है, ठीक है। गुणात्मक यहाँ पर किसे रखेंगे? फिलहाल तो मापन जो है वो गुणात्मक नहीं है। बात यहाँ पर अगर मूल्यांकन की होगी तो मूल्यांकन में दोनों आ जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आ जाएगा, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जो मापन है वो इस मूल्यांकन की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न भी शायद है। व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रमुख निर्धारक कौन कौन है? तो वंशानुक्रम एवं बुद्धि, बुद्धि एवं लिंग, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम और स्वास्थ्य एवं भोजन। तो एक बात ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता कहे या व्यवहार कहे या विकास कहे, कुछ भी कहे, कि बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन है, बालक के व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन है, बालक के विकास के निर्धारक तत्व कौन है, तो ये सभी क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये क्या है? दोनों का अन्योन्य क्रिया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों के सहयोग से, दोनों की अन्योन्य क्रिया से व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्ति के विकास या व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता प्रमुखता निर्धारित होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन सभी के लिए यही जवाब आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, बार बार ये प्रश्न आया है, दोबारा रिपीट हुआ है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस की जो यहाँ पर बात चल रही है कि संस्तुति किसने की है, तो किताबों में बार बार आचार्य नरेंद्र देव समिति मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में विचार जो है वो कोठारी आयोग में मिलता है, लेकिन बार बार किताबों में आचार्य नरेंद्र देव समिति जो कंपटीशन की बुक्स हैं, जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, उनमें बार बार आचार्य नरेंद्र देव समिति लिख रहे हैं। मैंने कई बार सर्च भी किया आचार्य नरेंद्र देव समिति के बारे में, तो कार्य अनुभव के संस्तुति का कोई खास विचार उसमें देखने को नहीं मिलता है। एक मतलब बाकायदा संसद के द्वारा जो एक आचार्य नरेंद्र देव समिति पर एक विज्ञप्ति या फिर कहें कि उनके बारे में जो विषय बताया गया है, उसमें एक जगह पर मुझे ये वर्णन मिला कि प्रारंभिक अवस्था में वो कार्य अनुभव को यानी जो प्रायोगिक कार्य हैं उनका महत्व देते हैं और उस आधार पर वो महात्मा गांधी की जो शिक्षा है उसका वो समर्थन करते हैं। तो वो प्राथमिक स्तर पर तो मिल रहा है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस की संस्तुति के बारे में आचार्य नरेंद्र देव समिति का अभी तक मुझे ढूंढे नहीं मिला है। प्रयास करूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोठारी आयोग, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, कोठारी आयोग की संस्तुतियों में ये सजेशन देखने को मिलती है। चलिए, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? 78 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, या कहिए आज का 8वां क्वेश्चन है ये, कि शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सामाजिक या व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास। तो जब हम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर देंगे तो ये चरित्र, सामाजिक और शरीर और बुद्धि, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य। फटाफट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए उन बातों पर ध्यान दिया जाएगा महत्व अच्छे से जहां पर कोई कंफ्यूजन है या जिसे हमें याद करके आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न जो टू द पॉइंट है, उसमें क्या ज्यादा हल्ला मचाना, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 कब शुरू की गई? इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में, चंद्रशेखर सिंह के समय में। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, यानी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आगे पूछा जा सकता है। तो ये जो शिक्षा नीति है वो राजीव गांधी के समय में शुरू की गई, इंदिरा गांधी की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है शिक्षा में मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो योग्यताओं को अंक प्रदान करना, योग्यताओं को अंक प्रदान करना ये मापन का कार्य है।
पाठ्य वस्तु निर्देश, प्रतिभा निर्देश या व्यवसाय निर्धारण। तो किताबों ने इसको व्यवसाय निर्धारण कहा है, लेकिन इन सभी विकल्पों में बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं मिला। अगर ये चैलेंज क्वेश्चन हो सकता है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, ये मूल्यांकन से अभिप्राय है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। क्या है, हम मूल्यांकन के अंदर क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का हम देखते हैं, मापन करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। ये हो सकता है विकल्प, शैक्षिक उद्देश्यों का विश्लेषण या शैक्षिक उद्देश्यों का जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे। जैसे देखो क्या होता है, मूल्यांकन एक ही मार्कशीट में आपको मापन और मूल्यांकन मिल जाएगा। एक ही मार्कशीट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ में आपको अलग अलग जो क्वेश्चन मिले हैं वो क्या कहलाता है, वो आपका मापन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस आधार पर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं, ठीक है, डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, तो ये आपका क्या है, मूल्यांकन है। क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि आपको पूरा पढ़ाकर 600 में 600 लाने का, है ना। हमारा उद्देश्य क्या था कि सब कुछ आपको आ जाए, लेकिन इस पूरे उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं हो पाई। इसमें से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाई, और हम एक अपना एक पैमाना बना लेते हैं कि यहाँ तक अगर हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो जा रही है तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए इसका आगे भेजने लायक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब सबसे अच्छा होना चाहिए शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण या शैक्षिक उद्देश्यों का विश्लेषण। शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय। अगला प्रश्न, फिलहाल वहां पर उन्होंने व्यवसाय निर्धारण मान रखा है। खुला विश्वविद्यालय का शुभारंभ, तो खुला विश्वविद्यालय भारत की बात नहीं हो रही है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो खुला विश्वविद्यालय भारत ने कहा है, यानी यहाँ पर विश्व की बात हो रही है। तो भारत में देखते हैं सन 1970 इंग्लैंड में, 1965 अमेरिका में, 1957 भारत में या 1985 ऑस्ट्रेलिया में। तो हम सभी जानते हैं कि विश्व में ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने वाला कौन है, वो इंग्लैंड है। ठीक है, और 1970 में मैंने आपको पढ़ाया भी है, 1970 में विश्वविद्यालय वहां पर ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें पहले तो एयर यूनिवर्सिटी भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, उन्हें एयर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया, बाद में उन्हें ओपन यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने वाला कौन है, इंग्लैंड है। और अगर हम दूसरे स्तर पर देखें, भारत में हमारे यहाँ देखें, तो भारत में सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई है, 1982 में हुई है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हुई है ना। सबसे पहले कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। उसके बाद नंबर आता है आपके इग्नू का, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार अंग्रेजी तो होना नहीं चाहिए, संस्कृत हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मातृभाषा होनी चाहिए। तो फिलहाल पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। अब एक बड़ा सा प्रश्न है और उसका छोटा सा जवाब है। ऐसा सुझाव दिया गया है कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष भर सतत मूल्यांकन किया जाए, यह लाभदायक होगा। मेरे ख्याल से ये रिपीट क्वेश्चन है, आप सब लोग पिछले लेक्चर्स को अगर पढ़ रहे होंगे तो आपने शायद देखा होगा। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें बराबर प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी। केवल छात्र, केवल शिक्षक और केवल अगर कहाँ जैसे वर्ड आ जाएगा तो आप समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर यही जवाब आपका सही होगा, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें बराबर फीडबैक मिलता रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज हम कहाँ करते हैं, व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत करते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, क्रियात्मक जो परीक्षण है, ठीक है, जो क्रियात्मक परीक्षण है वो हम बुद्धि के मापन के लिए करते हैं, और जो प्रोजेक्टिव मेथड है वो हम किसके लिए करते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड हम व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के मापन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, व्यक्तित्व के मापन के लिए करते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। क्या हो गया भाई, ठीक है। चलिए, कभी कभी बीच में राहु केतु डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते हैं, कोई बात नहीं है। तो चल रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रोजेक्टिव मेथड किसके लिए यूज हुआ था, व्यक्तित्व मापन के लिए हमने इसका प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन प्रक्षेपीय मतलब प्रोजेक्टिव मेथड या प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो साहचर्य नहीं है, साहचर्य, प्रश्नावली, तो रोसा शाही डिब्बा, ये सब तो है, बस यही नहीं है। प्रश्नावली क्या है आपकी, प्रक्षेपित नहीं है, ये पेपर पेंसिल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी आश्रम का संबंध है। पांडिचेरी आश्रम कहाँ पर है,
विवेकानंद जी से, श्री अरविंद से, टैगोर जी से या दयानंद सरस्वती से? तो हम सभी जानते हैं पौंडीचेरी आश्रम की स्थापना श्री अरविंद जी के द्वारा की गई, विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्व भारती है, बोलपुर में स्थापित किया गया है, ठीक। और या शांति निकेतन इसे हम कह सकते हैं। दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1975 में, सॉरी 1875 में, ठीक। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना को भारत सरकार ने कब आरंभ किया? ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर एक परिषद है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद है, और दूसरा एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना है। तो योजना के बारे में ज्यादा पूछा गया है, 1976, 1978, 1982 एंड 1986। तो हमारा यहाँ पर हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना को प्रारंभ किया गया, ठीक है। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बताइएगा कमेंट्स में कि सर बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे। स्पीड में थोड़ा सा मैं इसलिए आगे खींच देता हूँ आपको कि यहाँ पर सिर्फ आपको फटाफट चीजें रिवाइज कर लेनी है। कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली उपकरण का नाम क्या है? 16 पीएफ प्रश्नावली, 20 पीएफ, या व्यक्तित्व अनुसूची, या व्यक्तित्व प्रश्नावली? तो देखो यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत किसमें 16 और 20 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैटल ने बाकायदा कहा है कि व्यक्तित्व के सील गुणों का जो 16 पीएफ प्रश्नावली उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। अगला, धर्म और शिक्षा में क्या संबंध है? धर्म और शिक्षा में, रिलीजन एंड एजुकेशन में क्या रिलेशन है? इसकी बात यहाँ पर की गई। केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या फिर धार्मिक शिक्षा देने के लिए? तो हम सभी जानते हैं धर्म और जो शिक्षा का संबंध है वो किस लिए है? नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। अध्यात्म का मतलब मैंने आपको दर्शन में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आत्मा के बारे में जानकारी है, और अध्यात्म का बिल्कुल मतलब नहीं, एक सुसंगठित रूप से, सुविचारित रूप से, एक सदमार्ग पर चलने की जो हमारे पास एक हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसे भी आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है, जिस पर चलकर आप अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलो ठीक है, अंदर का कभी कभी दार्शनिक जग जाता है। यह विचार कि प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, कोई भी अंतिम चरम नहीं है, किस दर्शन को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, या यथार्थवादी, या प्रकृतिवादी? तो बताओ आप लोग कौन है? आप सभी जानते हो कौन सा है ये। किसी भी वस्तु को परमानेंट नहीं मानता है, वो कौन नहीं मानता है? प्रयोजनवादी जो व्यक्ति हैं वो शाश्वत या चिर स्थायी मूल्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन व्यक्तित्व के मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है, इनकी परिभाषा भी कई बार पूछी जा चुकी है। वुडवर्थ, स्किनर, अल्पोर्ट, या एडल, पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी है? अल्पोर्ट महोदय की है। मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन किसने कहा है? तो व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन कहा है, जो परिस्थितियों में आपको अच्छे तरीके से समायोजित करने में सहायता प्रदान करती है, वही अच्छा व्यक्तित्व कहलाता है। ये परिभाषा अल्पोर्ट महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई। मैंने जब आपको व्यक्तित्व पढ़ाया है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। किसने कहा शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर है, ठीक है। कौन है बाइपोलर? किसने कहा बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बटलर ने कहा, बॉसिन, एडम्स, या सुकरात? तो हम सभी जानते हैं द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स ने कहा है, और त्रिमुखी प्रक्रिया अपने किसने कहा है? जॉन डीवी साहब ने कहा है, ठीक है। किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान में प्रयुक्त होता है कौन? समस्या समाधान में क्या प्रयुक्त होता है? जुगाड़ है विकल्प में? अच्छा नहीं है। तार्किक चिंतन, स्कूल चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, या प्रत्यक्षात्मक चिंतन? तो समस्या समाधान में चाहिए क्या? तार्किक चिंतन करना चाहिए समस्या के समाधान के लिए। सृजनात्मक चिंतन, कुछ लोग कह सकते हैं कि सृजनात्मक चिंतन, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सृजनात्मक चिंतन में कुछ और है, पता चला बोल दो, तो ये नहीं हो सकता ना। मतलब कहते हैं कि यहाँ कमरा, घर से दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, तो हमारा एक जवाब होगा कि दीवार तोड़ के निकल जाता है। अरे कि दरवाजा नहीं खुल रहा तो जरा प्रयास करो, खटखटाओ, कि वहाँ सृजनात्मक है। सब लोग दरवाजा खोल के निकलते हैं, हम तोड़ के निकलेंगे। चलो, तो तार्किक चिंतन करना चाहिए समस्या समाधान का। 93 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है प्रकृतिवाद किस चीज में विश्वास करता है?
प्रभावात्मक अनुशासन में, मुक्त्यात्मक अनुशासन में या दमनात्मक अनुशासन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद हमारा जो नेचुरलिज्म है वो किसमें विश्वास करता है? छोड़ दो, मौज करे, आराम से मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। जब खुद चोट खाएगा तो खुद सीख लेगा, ठीक है। प्राकृतिक परिणामों का जो अनुशासन की बात कौन कर रहा है? प्रकृतिवादी करता है, इसलिए यहाँ पर मुक्त्यात्मक अनुशासन को प्रमुख माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर कहाँ होगा? अधिगम का पॉजिटिव ट्रांसफर कहाँ होगा? दो परिस्थितियों के असमान होने पर, या दो परिस्थितियों के समान होने पर, दो परिस्थितियों में प्रेरक होने पर, दो परिस्थितियों में समान शिक्षण विधियों में। तो ये कंफ्यूज आपको कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज आप मत होइएगा। दो परिस्थितियों में जब समान तत्व होंगे तो अधिगम जो है, अधिगम का स्थानांतरण होता रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? 95 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मुलर साहब है, फ्रायड है, या एबिंगहॉस है? एबिंगहॉस, ठीक है, या वाटसन साहब है। तो विस्मरण को एक पैसिव मेंटल प्रोसेस किसने कहा है? विस्मरण को पैसिव मेंटल प्रोसेस किसने कहा है? तो इसे पैसिव मेंटल प्रोसेस किसने कहा है? आप सभी जानते हैं, विस्मृति और स्मृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है, वो नाम है एबिंगहॉस महोदय का। फ्रायड की भी एक परिभाषा विस्मरण से संबंधित है। वो ये कहता है कि दुख, मतलब जो दुख देने वाले अनुभव हैं उनको हम अपने मानसिक चेतना से अलग कर देते हैं, उसको विस्मृत कर देते हैं। अगर वो परिभाषा आती तो वो फ्रायड की है। अगर यहाँ पर सीधा आ रहा है कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, तो पैसिव मेंटल प्रोसेस किसने कहा है विस्मरण को? एबिंगहॉस महोदय ने कहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम 100% ये बात है। जितनी भी परिभाषाएं आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, जैसे समाधान वाली जो बात हुई थी, ठीक है, जो कठिनाइयां प्रतीत होती बाधाओं को समाधान करने की बात जब है, तो वो भी स्किनर महोदय की प्रचलित परिभाषा है। और ये भी पैसिव मेंटल प्रोसेस भी किसने कहा है? एबिंगहॉस चाचा ने कहा है। अब आगे बात करते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन है किसका? शैक्षिक समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज में मानव आवश्यकताओं का, शिक्षा व समाज में संबंध, मानव समाज के प्रकार और समाज में परंपरागत शिक्षा का। तो बहुत इसमें दिमाग मत लगाइए, शिक्षा और समाज के संबंध का अध्ययन हम शैक्षिक समाजशास्त्र में करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आया है, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948-49 यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आप सभी जानते हो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कौन थे। आप सब लोग अपना अपना नाम लिख लो, ठीक है। चलो, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा का कैसा साधन है? राज्य शिक्षा का औपचारिक है, अनौपचारिक है, अनौपचारिक है, या इनमें से कोई नहीं? वैसे तो राज्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रमुख उत्तरदायित्व है उनके पास, फिर भी हम इसे अनौपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। राज्य को हम शिक्षा के अनौपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है किस चीज में? संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता में, मस्तिष्क की विधि क्रियाशीलता में, शरीर के उपयुक्त और शरीर के, ये सब फर्जी शरीर के सामान्य आभास है, तो ये ज्यादा बवाल में नहीं पड़ते हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, गुड मेंटल हेल्थ किस में आएगा? आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का जो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है, या आपकी जो वर्किंग है, ठीक है, उस वर्किंग से हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का दिमाग ठीक है, और आपकी वर्किंग से ही हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा खसका है, ठीक है। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अगला सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं? हम सभी जानते हैं कौन है, जॉर्ज पेने महोदय, ठीक है। जॉर्ज पेने महोदय हैं। कहाँ हैं? इधर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। जॉन डी भी मत लगा देना, बहुत तेजी में रहना, ठीक है। जो आगे का देखिए, पिछली बार परीक्षा पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मनोविश्लेषणवाद का समर्थन किसने दिया? तो ऊपर लिखा था अन्ना फ्रायड, बीच में और कुछ नाम थे, सबसे नीचे थे सिगमंड फ्रायड। तो बहुत तेजी में कुछ लोग थे, तो फ्रायड देखे, बस आगे कुछ नहीं देखे, बस हमारे थोड़ा आम सब अन्ना फ्रायड, ठीक है। उसके बाद जब लौट के आया तो देखे, रे ये तो बप्पा बजाय बिटिया लगा दिया, ठीक है। तो गलती मत करना, जॉन के जॉर्ज, ये सब अलग अलग मामला है। तो जॉर्ज पेने महोदय, ठीक है। तो आज के हमने क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज किया। आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइए कमेंट करके। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, कंटेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कंटेंट करेंगे। जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक उसके पीछे पड़ जाएंगे, और जब तक चीजें पूरी तरीके से दिमाग में बैठ नहीं जाएंगी और आप सफल नहीं हो जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाएंगे, तब तक मैं आपके पीछे डंडा लेकर पड़ा रहूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़िए, अपने अध्ययन को और धार दीजिए और सहायता करिए, सहयोग करिए, सुझाव दीजिए, जो भी से हो सकेगा मैं आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।